हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज ऋतिक एंड यू आर वाचिंग ड्यू कॉमर्स। आज से हम हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, डुएट एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम में यूनिट 4 के अंदर जो सिलेबस के अंदर यूनिट 4 है हमारी, उसके अंदर आता है बिजनेस लॉ। ठीक है, बिजनेस लॉ के अंदर कुछ कुल मिलाकर 4 एक्ट्स हैं, जिसके अंदर सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी है। सबसे पहला एक्ट क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। थर्ड है हमारा एलएलपी एक्ट एंड फोर्थ है हमारा आईटी एक्ट। तो इसमें से सारे ये इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, चारों हमें कवर करने हैं। तो अगर आप लोग आईसीए यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कुछ वीडियोस देखना चाहते हो तो पहले से ही हमारे चैनल पे अपलोडेड है। प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आप बिजनेस लॉ के अंदर जाकर आप इजीली चेक कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही हम धीरे धीरे बिजनेस लॉ को कंप्लीट कर देंगे कुछ ऐसे पीपीटीज से। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें जानना ज़रूरी है सेल ऑफ गुड्स कैसे आया। देखो, सबसे पहले जो इसके कुछ लॉ थे, इसके कुछ प्रोविजंस थे या फिर सेक्शंस थे, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर ही पड़े हुए थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने रिपील कर दिए कुछ एक्ट्स। ठीक है, जिसके कारण एक नया सेपरेट एक्ट बना। ठीक है, कुछ सेक्शंस को रिपील किया गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटाया गया और एक नया एक्ट बना जिसे कहा जाता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, तो 1 जुलाई 1930 से इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को लागू कर दिया गया। इट केम इनटू फोर्स। ठीक है, तो क्या बोला मैंने यहाँ पे? इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। बट 1963 के अंदर अमेंडमेंट हुई और ये जो इंडियन वर्ड है ना इस एक्ट के अंदर, इसको हटा दिया गया और क्या बन गया? सिंपल द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट बन गया इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट्स को हटाकर। ठीक है, ये बेसिक जानकारी थी 1930। ये बेसिक जानकारी थी हमारे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ टर्म्स डिफाइन की गई है। ठीक है, सेक्शन के अकॉर्डिंग डिफाइन की गई है। ये सेक्शन हमें याद रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 के अंदर बायर को डिफाइन किया गया है। अब ये बायर क्या होता है? बायर वो होता है जो एग्री करता है। सबसे पहली चीज़ तो जो बाय करता है। ठीक है, जो बाय करता है गुड्स को या फिर जो एग्री करता है टू बाय द गुड्स। सिंपल था, ये भी हो गया क्लियर। सेकंड, अब सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 के अंदर सेलर को नहीं बताया गया, डिलीवरी को बताया गया। तो डिलीवरी क्या होती है? डिलीवरी मीन्स वॉलेंट्री ट्रांसफ़र। क्या क्या बोला मैंने? वॉलेंट्री ट्रांसफ़र। ठीक है, मन चाहा, मतलब उसने खुद ने किया है ये ट्रांसफ़र, सेलर ने। वॉलेंट्री ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन। एक गुड जब दूसरे को ट्रांसफर किया जाता है तो पोजेशन, ओनरशिप भी ट्रांसफर की जाती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसे ही कहा गया है डिलीवरी। और इसके सेक्शंस को आप याद प्लीज रख लेना। अब बारी आती है सेक्शन 2 सब क्लॉज 4 की। इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स का डिस्कशन किया गया है जो गुड्स से रिलेटेड होते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट जैसे कि सबसे पहला मैं एग्जांपल लेता हूं, बिल ऑफ लैडिंग। बिल ऑफ लैडिंग, ठीक है, इसे कौन इशू करता है? इसे एक शिपिंग कंपनी इशू करती है। ठीक है, शिपिंग कंपनी इशू करती है टू एक्नॉलेज द रिसीट ऑफ गुड्स फॉर कैरिंग टू अ स्पेसिफाइड पोर्ट। टू कैरिंग टू द स्पेसिफाइड पोर्ट, एक पोर्ट पर लेके जाने के लिए। ठीक है, बिल ऑफ लैडिंग एक शिपिंग कंपनी इशू करती है कि भाई हम यहाँ से कैरी करके वहाँ पर लेके जा रहे हैं शिपिंग पोर्ट पर। तो ये तो हो गया बिल ऑफ लैडिंग। सेकंड चीज़ इसके अंदर क्या आती है? सेकंड चीज़ है डॉक वारंट। डॉक वारंट, अब वो जो गुड है वो एक स्पेसिफाइड पोर्ट पर पहुँच गया है। ठीक है, एक पोर्ट पर पहुँच गया है, तो वहाँ पर शिपिंग पोर्ट की जो अथॉरिटी है पोर्ट की, शिपिंग पोर्ट की अथॉरिटी है, वो एक डॉक्यूमेंट देगी जिसे कहा जाता है डॉक वारंट। किस लिए देगी? ऐसा बोलेगी कि जो आपने सामान भेजा है, जो गुड्स भेजे हैं, उसे हम स्टोर करके रख रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या भेजा जाता है? डॉक वारंट। ठीक है, कौन भेजता है? शिपिंग पोर्ट की अथॉरिटी। सिंपल था, ये दो चीज़ मेन थी इसके अंदर। ये भी हमारा हो चुका है क्लियर। और छोटी मोटी चीज़ें और होती है, जैसे रेलवे रिसीट, अगर ट्रेन से जा रही हो, ट्रेन से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो, या फिर डिलीवरी ऑर्डर। ठीक है, जिसका नाम होता है डिलीवरी पर। ठीक है, ऑर्डर पर जिसका नाम होता है। ठीक है, ये चीज़ें, ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट इज सेक्शन 2 सब क्लॉज 5 के अंदर फॉल्ट बताया गया है। फॉल्ट यानी कि कुछ रॉन्गफुल एक्ट जिसने किया हो उसे फॉल्ट नॉर्मली। सेक्शन 8 के अंदर 2 के 8 के अंदर बोला गया है इंसॉल्वेंट को। इंसॉल्वेंट कौन है? जो डेट
अपना पे नहीं कर पा रहा है, ठीक है, पे नहीं कर पा रहा है, उसे कहा गया है इंसॉल्वेंट। चाहे तो वो वॉलेंट्री पे नहीं कर रहा है कि भाई मैं पे ही नहीं करूँगा, तो वो भी इंसॉल्वेंट कहलाएगा। और या फिर वो एबल ही नहीं हो रहा है पे करने के लिए, ठीक है, एबल नहीं हो रहा है, पर पे तो करना चाह रहा है बट वो ही इज़ नॉट एबल, तो वो भी इंसॉल्वेंट कहलाएगा, ठीक है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 8 के अंदर बताया गया है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 ये इंपॉर्टेंट है, मर्सेंटाइल एजेंट। मर्सेंटाइल एजेंट क्या होता है? ये एक एजेंट होता है जिसके पास अथॉरिटी होती है। क्या होती है? एजेंट अथॉरिटी। और किस चीज़ से लेकर, किस चीज़ के रिगार्डिंग अथॉरिटी होती है? सेल ऑफ गुड्स से लेकर, ठीक है। गुड्स का जितना भी पर्पज़ है, जितने भी काम कर रहा है एक पर्टिकुलर बंदा गुड्स को लेकर, जैसे सेल करना, परचेज करना, उसको स्टोर करके रखना, कंसाइन करना, कंसाइन गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ सेल, ठीक है, या फिर टू रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, ये सारी चीज़ें अगर करेगा एक बंदा, एक एजेंट करेगा, उसे वो कहलाया जाएगा मर्सेंटाइल एजेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज प्राइस। प्राइस एक ऐसा कंसिडरेशन है जो दिया जाएगा इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सिंपल था, क्या है ये? एक कंसिडरेशन है। प्राइस क्लियर है। देन सेक्शन 2 का 11 बता रहा है, 11 सब क्लोज, वो बता रहा है कि प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है? जनरल प्रॉपर्टी, जिससे पोजेशन हम ट्रांसफ़र करते हैं, ये नॉर्मल चीज़ बताई गई है। सेक्शन 12 2 के 12 में बताया गया है क्वालिटी ऑफ गुड्स। ये बताता है कि क्वालिटी या फिर कंडीशन या फिर स्टेटस कैसा होता है एक गुड का, कैसा होना चाहिए, ठीक है। सेक्शन 2 के 13 में बताया गया है सेलर, ठीक है, ये याद रखना 1, देन 13 याद रखना, 2 याद रखना, मर्सेंटाइल एजेंट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 2 3 एंड ये 4। सेलर क्या है? जो सेल करता है गुड्स को, जो सेल करता है और एग्रीज टू सेल, एग्रीज टू सेल, ठीक है। वहाँ पे था बाय करता है, यहाँ पे था बाय करता है, या फिर एग्रीज टू बाय, या फिर एग्रीज टू बाय। सिंपल था, ये सारी छोटी मोटी चीज़ें थी, डेफिनेशंस थी, जो कि इस एक्ट के अंदर सेक्शन 2 के अंदर बताई गई है। सेक्शन कहाँ से लेके कहाँ तक बताई गई है ये ध्यान रख लेना। सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 2 के सब क्लॉज 1 से लेके सब क्लॉज 15 तक बताई गई है डेफिनेशन। नॉर्मल था, ईजी था, याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है उसमें। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अब यहाँ पे मेजर चीज़ें आनी शुरू हो चुकी हैं, तो ध्यान देना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है? सबसे पहली चीज़ सेक्शन 4 के द्वारा बताया गया है, एक ऐसा एक्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स, सेलर ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर यानी कि इमीडिएटली ट्रांसफर कर रहा है, और एग्रीज टू ट्रांसफर या फिर फ्यूचर के अंदर ट्रांसफर करेगा, द प्रॉपर्टी इन गुड्स, प्रॉपर्टी गुड्स के अंदर, टू द बायर ऑफ द प्राइस, फॉर द प्राइस, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें क्लियर हो रही है? गुड्स होता है एक तो सब्जेक्ट मैटर, प्राइस यानी कि कंसिडरेशन है, ट्रांसफर हो रहा है पोजेशन, ठीक है, पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है यानी कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा रहा है, इसे ही कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। समझ रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल यही होता है। और ये कितने प्रकार का होता है? इट कैन बी, इट मे बी ऑब्सोल्यूट और इट मे बी कंडीशनल। अब ये ऑब्सोल्यूट और कंडीशनल है क्या? ये दोनों देखो, अब समझ में आएगा आपको। ऑब्सोल्यूट होता है सेल, सेल यानी कि इमीडिएट सेल हो रही है, इमीडिएट सेल जिसे कहते हैं कैश सेल्स एक्सेट्रा, ठीक है, ये हो गई हमारी सेल, इसे नॉर्मली सेल कहा गया है, तो ये एब्सोल्यूट नेचर की है, और इसे हम क्या कह सकते हैं? एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। सेकंड आ गया कंडीशनल। कंडीशनल क्या है? कंडीशनल है फ्यूचर से रिलेटेड, जिसे कहा गया है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है, कि भाई अभी हमने एग्रीमेंट कर लिया है, ऐसा कह रहे हैं कि जो गुड्स है वो आपको फ्यूचर डेट पर डिलीवर कर दिए जाएंगे, फ्यूचर में आपको मिल जाएगा, तो इसे कहा गया है एग्रीमेंट टू सेल। और क्या कह सकते हैं हम? कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मल सी बात है, बहुत ईजी है। दो चीज़ यहाँ पे हमारी क्लियर हो चुकी है। दो चीज़ क्या? सेल, सेल होता है एब्सोल्यूट और कंडीशनल होता है एग्रीमेंट टू सेल। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है, सेल के अंदर डिफरेंस है एंड एग्रीमेंट टू सेल के अंदर डिफरेंस है। सेल यानी कि इमीडिएट, मतलब उसी टाइम पर, और एग्रीमेंट टू सेल यानी कि फ्यूचर में, ठीक है। बिल्कुल ईजी था, बिल्कुल ईजी। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो एग्रीमेंट टू सेल है, ये सेल कब बनेगा? ये सेल कब बनेगा? एग्रीमेंट टू सेल में हमने देखा कि फ्यूचर के अंदर सब कुछ होगा, यानी कि कुछ कंडीशंस होगी जो फ्यूचर के अंदर फुलफिल करनी होगी, ठीक है, या फिर टाइम इलैप्स, टाइम जब बीत जाएगा उस पर्टिकुलर कंडीशन का, तब ये एग्रीमेंट टू सेल बन जाएगा सेल,
यानी कि क्या, कंडीशंस हमने कर ली है फुलफिल, यानी कि पैसा दे दिया है, कुछ कंडीशंस है वो सारी फुलफिल कर ली है और टाइम भी बीत चुका है, तो एग्रीमेंट टू सेल बन जाएगा सेल। ठीक है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, पेमेंट हो जाएगी, सेल बन जाएगा, ईजी है। चलो नेक्स्ट, अब कुछ इसेंशियल्स आते हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी है इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे है इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, गुड्स के बारे में यहाँ पे बात हो जाती है। अगर आपने आईसीए यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखना, बिजनेस लॉ की प्लेलिस्ट के अंदर हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक है, वो चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट जो इसेंशियल है, देयर मस्ट बी टू, एटलीस्ट टू पार्टीज। ऑब्वियसली यार, बायर होना चाहिए और सेलर होना चाहिए, ये तो बेसिक था, ये क्लियर हो चुका है। सेकंड, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी एक्सप्रेस्ड इम्प्लाइड। एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है या फिर इम्प्लाइड भी हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। एक्सप्रेस्ड का क्या मतलब है, या तो रिटर्न हो, ठीक है, रिटर्न हो, या फिर माउथ स्पोकन हो। ठीक है, माउथ स्पोकन, ये दोनों चीज़ क्या है, एक्सप्रेस्ड है। या फिर आधी पार्टली रिटर्न हो सकती है, पार्टली माउथ स्पोकन हो सकती है, ये हो गया एक्सप्रेस्ड। इम्प्लाइड क्या है, इम्प्लाइड होता है एक्शंस जब लिए हों, पार्टीज ने कुछ एक्शंस लिए हों, उसे कहते हैं इम्प्लाइड। क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल ईजी था ये। ठीक है, एक्सप्रेस यानी कि रिटर्न और माउथ स्पोकन, और इम्प्लाइड यानी कि कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। ठीक है, एक्शंस या फिर कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, सिंपल था, ये भी हमारा हो चुका है क्लियर। थर्ड पे बढ़ते हैं, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसमें बोला गया है कि कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, कैसे फॉर्म होता है। इसमें भी कुछ चीज़ें, जैसे फर्स्ट चीज़ देखो, फर्स्ट चीज़ क्या है, डिलीवरी। डी से मैं डिनोट कर रहा हूँ डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी ऑफ गुड्स हो रही है इमीडिएटली। ठीक है, ये हो रही है इमीडिएटली, इमीडिएटली हो रही है। और जो प्राइस है जो हम पे कर रहे हैं, जो बायर पे कर रहा है, वो प्राइस फ्यूचर डेट में भी पे कर सकते हैं। ठीक है, होता है ना ऐसा, उधार पे चीज़ ले लिए तो डिलीवरी तो हो रही है इमीडिएटली और प्राइस पे कर रहे हैं फ्यूचर के अंदर। ठीक है, दूसरा केस क्या बनता है, डिलीवरी हो रही है फ्यूचर डेट पे, डिलीवरी हो रही है फ्यूचर डेट पे और प्राइस पे किया जा रहा है इमीडिएटली। ऐसा भी होता है, हम लोगों को ईजिली पता है ये चीज़ें, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। थर्ड चीज़ क्या है, इमीडिएटली हो रही है दोनों चीज़ें, दोनों चीज़ें इमीडिएटली हो रही है, दोनों चीज़ें, डिलीवरी एंड प्राइस पेमेंट दोनों चीज़ें एक साथ हो रही है। देन फोर्थ क्या है, दोनों चीज़ें फ्यूचर डेट पे हो रही है या फिर इंस्टॉलमेंट पे हो रही है। जो डिलीवरी है, डिलीवरी ऑफ गुड्स और पेमेंट ऑफ प्राइस, या फिर दोनों इंस्टॉलमेंट पे हो रहा है, दोनों इंस्टॉलमेंट्स पे हो रहे हैं। ये चार केसेस हैं जो फॉर्म करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बिल्कुल इजी। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी हमारा बेसिक जो रियल वर्ल्ड से जो केसेस हैं वही हमने उठाए हैं। ठीक है, ये चार हैं, ये चार बताया गया है फॉर्मेशन, मोड ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, सिंपल था, बिल्कुल ईजी था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया। फोर्थ, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी गुड्स। ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखना है। कह रहा है कि सिर्फ गुड्स के अंदर डील करता है ये वाला एक्ट, इसके अंदर गुड्स के अंदर, सर्विसेज की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, गुड्स के अंदर। और वो कैसे गुड्स हैं, उसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, याद रखना, अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिफ्थ इज प्राइस इज द कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये तो हमने पढ़ा ही था, प्राइस होता है एक कंसिडरेशन, उसके बिना नहीं होगा। ठीक है, अगर हम गुड के बदले गुड दे रहे हैं तो वो तो एक बार्टर सिस्टम बन गया ना, वो तो एक बार्टर सिस्टम बन गया। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे एक प्राइस होना ज़रूरी है बायर और सेलर के बीच में, जो कि एक कंसिडरेशन का काम करेगा। इजी, बिल्कुल इजी। सिक्स्थ पे बढ़ते हैं, जो कि है इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने पढ़े नहीं हैं तो प्लीज़ जाकर बिजनेस लॉ की वीडियो देखना, प्लेलिस्ट के अंदर जाकर इजीली आपको समझ में आ जाएगा इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, यानी कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता कैसे है। इसके कुछ पॉइंट बता देता हूँ मैं, कि लॉफुल पर्पज़ होना चाहिए, लॉफुल पर्पज़ यानी कि इलीगल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, या फिर कह सकते हैं लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन यानी कि यहाँ पे प्राइस। ठीक है, ये सारी चीज़ें बनकर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपको बताया, गुड्स एक ऐसा केस है जो कि हमें यहाँ पे पढ़ना है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, गुड्स है। ठीक है, गुड्स है। अब इसका जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सब क्लॉज 7 के अंदर बताई गई है, बिल्कुल ईजिली समझते हैं।
इट मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, ठीक है। ये मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं बट दे कैन नॉट बी कॉल्ड गुड्स, यहाँ पे ये समझना है। एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं, पता है आपको एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं? जैसे कि हम डेट को सोल्ड नहीं कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते हैं, डेट कैन नॉट बी सोल्ड, ठीक है। या फिर लॉटरी टिकट हम परचेज कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, एक्शनेबल क्लेम्स होगी, ये गुड्स नहीं होंगे, ठीक है। लॉटरी टिकट या फिर डेट जिसे हम सोल्ड नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गए एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी को हटा दो, ये मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर तो आता है बट ये गुड्स नहीं है, ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स, स्टॉक एंड शेयर्स जिसे हम बेच सकते हैं, ठीक है, ये भी गुड्स कहलाएंगे। और आगे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोइंग क्रॉप्स, जो हम लैंड पे क्रॉप्स उगाते हैं उसको हम बेच सकते हैं, गुड्स की तरह अज्यूम कर सकते हैं। ग्रास, घास, इसको भी हम अज्यूम कर सकते हैं गुड्स की तरह, यहाँ पे इस एक्ट में बताया गया है, ठीक है। एंड द थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, ठीक है। लैंड एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है बट इसके ऊपर जो हो रही है खेती बाड़ी, जो घास है, जो ट्रीज हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हम बेच सकते हैं, गुड्स हैं, ठीक है। विच आर एग्रीड टू बी सीवर्ड बिफोर, सीवर्ड यानी कि कट करते हैं, बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। बिल्कुल ईजी डेफिनेशन थी इसकी। ये हो गया कंप्लीट हमारा सब्जेक्ट मैटर। अब आते हैं गुड्स किस किस टाइप के होते हैं और कितने इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर। पहले बता दूं मैं, फर्स्ट वाला गुड, सेकंड वाला गुड, एग्जिस्टिंग गुड्स और फ्यूचर गुड्स को ही कंसीडर करते हैं हम, कंटिजेंट गुड्स को नहीं करते हैं। अब एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होता है? एग्जिस्टिंग गुड्स यानी कि जो फिजिकली एग्जिस्टेड है, फिजिकली एग्जिस्टेंस के अंदर है, एग्जिस्ट करते हों, ठीक है, देखे जाते हो, फिजिकली एग्जिस्ट करते हो, या फिर फॉर्मेशन ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ना उसके दौरान वहीं पे ही हो, ठीक है, उसे कहते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स आते हैं, यानी कि जैसे 3 तरह के गुड्स आते हैं, देखना एक बारी ध्यान से। सबसे फर्स्ट है स्पेसिफिक, लिख लेना है यहाँ से ढंग से, स्पेसिफिक गुड। स्पेसिफिक यानी कि एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं गया किसी एक शोरूम के अंदर, ठीक है, वहाँ पे एक कार के शोरूम के अंदर गया, मैंने एक कार आइडेंटिफाई कर ली, जो मैंने कार आइडेंटिफाई की है वो एक गुड है ना, गुड है ना मेरे लिए। तो वो जो कार मैंने आइडेंटिफाई की है उसके बाद जाकर मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करूँगा, उसे कहा जाता है स्पेसिफिक गुड, ठीक है, स्पेसिफिक गुड। पहले हमने आइडेंटिफाई किया गुड, देन हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया। सेकंड आता है इसी के ही अंदर असर्टेन्ड गुड्स, इसे कहा क्या कहा गया है, इसका अपोजिट, स्पेसिफिक का अपोजिट। मैं गया शोरूम के अंदर बट पहले ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर लिया, उसके बाद मैंने गुड को आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, इसे कहा गया है असर्टेनमेंट। सेकंड इज अनसर्टेन, ठीक है, अनसर्टेन नहीं, सॉरी, अनअसर्टेन, ठीक है, अनअसर्टेन। ये क्या है, मैंने एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको कि जो एक स्पेसिफिक गुड है, मान के चलो एक कार को बेच रहा है एक सेलर, बट उसके 6 मॉडल हैं, ठीक है, और मैंने वो आइडेंटिफाई नहीं किए हैं, बट मैंने वो कर लिया है, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर लिया है, ठीक है, और उसमें से मेरे को एक कार मैंने चूज़ की, मतलब मैंने चूज़ नहीं की है, ऐसा है कि मेरे को उन 6 कार में से एक कार मेरे को मिलेगी, बट ये नहीं पता कौन सी कार मेरे को मिलेगी, तो वहाँ पे मैंने गुड्स को आइडेंटिफाई नहीं किया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी हो चुका है, मेरे पास डिलीवरी भी हो चुकी है, बट मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया है, उसे कहेंगे हम अनअसर्टेन, ठीक है, एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर आता है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सेकेंड गुड इज़ फ्यूचर गुड्स, नाम से ही पता चल रहा है, जो अभी सेलर के पास नहीं है, या फिर आपने अभी ऑर्डर दिया है, जैसे हम खाने का कुछ ऑर्डर देते हैं, फिर वो बनता है, ठीक है, वो चीज़ बनती है, तो उसे कहेंगे फ्यूचर गुड्स। अभी सेलर के पास नहीं है बट वो आपके लिए बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, और उसकी डिलीवरी बाद में जाकर होगी, तो इसके अंदर क्या आ जाता है, एग्रीमेंट टू सेल आ जाता है ना, यही पढ़ा था हमने, एग्रीमेंट टू सेल आ जाता है इसके अंदर। कॉन्टिजेंट गुड्स क्या होते हैं, ये भी एग्रीमेंट टू सेल के अंदर ही आ जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक कंडीशन को फुलफिल करना होता है, यानी कि कॉन्टिजेंसी होती है। एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, एक फार्मर ने कहा कि मैं सेब जो है, एप्पल जो है, वो मैं आपको बेचूंगा, बट कब बेचूंगा, जब अच्छी रेनफॉल होगी, ठीक है, तो एक कॉन्टिजेंसी वाली कंडीशन वहाँ पे फुलफिल होगी, तभी मैं सेल कर पाऊंगा, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम कॉन्टिजेंट गुड्स। सिंपल था कि एक कंडीशन फुलफिल हुई, उसके बाद ही सेलिंग हो पाएगी, सेलिंग एंड बाइंग हो पाएगी, सिंपल था ये।
तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो पूरी की पूरी। अगर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आया तो पीछे करके स्लो स्पीड पे देखना ज़रूर, ठीक है। ऐसे ही हम सारे जो टॉपिक्स हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट के वो कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर आपको ये फ्री कंटेंट भी अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, DU कॉमर्स नाम से ही है। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, और आप हमको फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो कीप लर्निंग गाइज, डू इट। एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम लगभग 3 से 2 महीने रह चुके हैं, तो प्लीज़ प्रिपेयर वेल, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहे और सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। थैंक यू गाइज।